ईवीएम हैक हो गया है, ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है। ईवीएम जीत गया, आपका मत हार गया। ये वो सारी बातें हैं जो चुनाव के इर्द गिर्द गाहे बगाहे आपको सुनने को मिल ही जाती होंगी। लेकिन मेरा एक सिंपल सा सवाल है, किससे? क्या आपने इस टाइप के सवाल उस पार्टी या उस नेता से सुने हैं जो चुनाव को जीता हो? नहीं। यानी जीते तो और हार गए तो इसको बिल्कुल नहीं आता। लेकिन मान लो कि अगर ईवीएम सच में हैक हो सकती हो तो तुम्हारा तो इतने सालों से मोह मोह हो रहा है। यानी तुम वोट किसी को भी डालो, जा तो वही रहा है जहां वो चाहते हैं। और ऐसे में यह कहना कि हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यहां पर नेता जनता चुनती है, यह तो सबसे बड़ा छलावा होगा, नहीं? तो आज इस वीडियो में मैं आपको ईवीएम का A to Z समझाने वाला हूं। इस एकमात्र वीडियो को देख लेने से आपके सारे सवाल और आशंकाएं दूर हो जाएंगी। इस वीडियो में एक एक करके हम चैप्टर्स के जरिए समझेंगे कि ईवीएम क्या है और कैसे काम करती है, ईवीएम कहां से बनती है और इसे कौन बनाता है, ईवीएम का इतिहास क्या है, इससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज और कोर्ट में क्या क्या बातें चली, ईवीएम पर विपक्ष की क्या राय है, वो क्यों बैलेट पेपर से चुनाव कराने का राग अलापता रहता है और बैलेट पेपर से चुनाव कराना क्यों सही नहीं है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या वाकई ईवीएम सच में हैक हो सकती है, जिससे सारे सवालों के जवाब आपको आज मिल जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। तो सबसे पहले समझते हैं कि ईवीएम क्या है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक साधनों का इस्तेमाल करके वोट डालने या वोटों की गिनती करने के कार्य को करने में सहायता करती है। यानी कुल मिलाकर ईवीएम वो मशीन है जिसके द्वारा वोट डाले जाते हैं और वोट गिने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसमें इलेक्ट्रॉनिक दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो हैक हो सकते हैं। तो इस पे मैं आपको विस्तार से सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझ लेते हैं कि ये ईवीएम कैसे काम करती है। ईवीएम 6 वोल्ट की एक साधारण बैटरी से चलता है। इसकी 3 यूनिट होती है जो आप वोट डालने गए होंगे तो आपने देखे ही होंगे। एक होती है कंट्रोल यूनिट, दूसरी होती है बैलेट मशीन, जिसमें बटन दबाकर आप खुद को भारत के भाग्य का विधाता समझने लग जाते हैं, और तीसरी होती है वीवीपैट, जिसमें आपको आपका कास्ट किया गया वोट दिखाई देता है। जैसे ही आप वोट डालते हो, वीवीपैट एक पर्ची दिखाता है और उसमें आपको उस पार्टी का चुनाव चिन्ह या सिंबल दिखने लग जाता है जिसे आपने वोट डाला। अब जब वोट हमने बैलेट मशीन से डाला, उसका जो चुनाव चिन्ह है वो वीवीपैट पे दिखा, तो इसमें कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? तो कंट्रोल यूनिट जो वहां मौजूद चुनाव का अधिकारी होता है, वहां उसके पास होता है, वो एक बटन दबाता है, जिसके बाद ही आपकी जो बैलेट मशीन होती है उसमें एक ग्रीन लाइट जलती है, और वो ग्रीन लाइट जलने के बाद ही आप अपना वोट डाल सकते हैं। अगर वो ग्रीन लाइट नहीं जली है तो आप अपना वोट कास्ट नहीं कर पाओगे, और ऐसा हर एक वोट के पहले किया जाता है, क्योंकि कोई शाणा एक से ज्यादा वोट डालकर ना चले जाए। जब आप वोट डालते हो तो वीवीपैट में जो पर्ची निकलती है वो 7 सेकंड तक दिखाई देती है, ताकि आप इत्मीनान से देख पाओ कि कहीं कोई झोल तो नहीं है। अब वीवीपैट का फुल फॉर्म तुम लोग कमेंट करके बताओ, कुछ तो मेहनत कर लिया करो। नहीं। 2013 के पहले जब ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन नहीं जुड़ी थी तो विपक्ष की पार्टियां इस पर भी बवाल काटती थी। इसके बाद ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन को 2017 में हुए गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार इस्तेमाल किया गया। अब ये सुनना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ईवीएम में अधिकतम 3840 मतों को रिकॉर्ड किया जा सकता है और एक ईवीएम में मैक्सिमम 64 उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। एक मतदान इकाई यानी बैलेट यूनिट में 16 उम्मीदवारों का नाम अंकित रहता है और एक ईवीएम में ऐसे 4 यूनिट्स को जोड़ा जा सकता है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में 64 से ज्यादा उम्मीदवार हो जाते हैं तो मतदान के लिए फिर पारंपरिक तरीका यानी बैलेट बॉक्स की विधि का प्रयोग किया जाता है। अब सवाल यह है कि यह मशीन बनती कहां है? क्या वहीं तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर देता? बात तो सही है। तो चलिए इसका जवाब भी आपको यहीं के यहीं दे देता हूं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये वो दो कंपनी हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर 50-50 के अनुपात में इन मशीनों को बनाती है।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के अंडर आती है और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा विभाग के अंडर आती है। ये दोनों कंपनियां ईवीएम बनाती है और फिर राज्यों और जिलों को सौंप देती है। अब अगला सवाल, ईवीएम भारत में आई कैसे? तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। भारत में सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल केरल के चुनावों में 1982 में शुरू हुआ था। पुरानी बैलेट पेपर टेक्निक के मुकाबले ईवीएम वोट डालने और रिजल्ट्स घोषित करने में कम समय लगाता है। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में हर लोकसभा और राज्य के विधानसभा चुनावों में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही चलने लग गई। अब सवाल यह है कि 1982 से 2004 एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट कराने में भारत को इतना समय कैसे लग गया? तो भाई, हमारे संविधान में यह कानूनन प्रावधान ही नहीं था कि वोटिंग मशीन के द्वारा वोटिंग कराई जाए। 1988 में संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में नई धारा 61A जोड़ी। यह धारा चुनाव आयोग को वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल का अधिकार देती है और इसके बाद से ही ईवीएम के द्वारा वोटिंग हो पाई। चलिए अब समझते हैं कि ईवीएम पर इतना हंगामा है क्यों बरपा। आप लोग ये सोचते होंगे कि ये कांग्रेस हर विधानसभा लोकसभा चुनाव की हार के बाद ईवीएम को दोषी ठहराकर रोना रोने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। 2009 के आम चुनाव के बाद लाल कृष्ण आडवाणी, जो उस वक्त भाजपा के सीनियर मोस्ट लीडर थे, उन्होंने सबसे पहले ईवीएम को दोषी ठहराया और ईवीएम के इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे। यानी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत हर पार्टी पर बराबरी से लागू होती है। 2010 में बीजेपी लीडर जीवीएल नरसिम्हा राव की बुक डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई। इस बुक की प्रस्तावना आडवाणी ने लिखी। आडवाणी ने लिखा था कि टेक्नोलॉजी के नजरिए से मैं जर्मनी को मोस्ट एडवांस देश समझता हूं। वहां भी ईवीएम के इस्तेमाल पर बैन लग चुका है। आज अमेरिका के 50 में से 32 स्टेट में ईवीएम पर बैन है। मुझे लगता है कि अगर हमारा इलेक्शन कमीशन भी ऐसा करता है तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। आडवाणी जी को, जिनको अब उन्हीं की पार्टी की बनी हुई सरकार में भारत रत्न मिलने जा रहा है, जरा उनसे कोई जाके पूछे कि लोकतंत्र अब मजबूत हुआ है कि नहीं। जवाब मजेदार होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कुल मिलाकर जब से ईवीएम की शुरुआत हुई तब से इस पर बवाल कट रहा है। अब इन सबसे फ्रस्ट्रेट आके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन सभी के सामने ईवीएम को डेमोन्स्ट्रेट किया जो कहते थे कि भाई ईवीएम हैक हुई है या उससे छेड़खानी की जा रही है। 10 राज्यों में इस्तेमाल की गई 100 ईवीएम को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा गया। सवाल उठाने वाला कोई भी व्यक्ति उसमें गड़बड़ी नहीं निकाल पाया। कुछ ने तो इस डेमोन्स्ट्रेशन से ही इनकार कर दिया। लेकिन ये पार्टियां सुधर जाए तो बात ही क्या है। इनको तो बस बहाना चाहिए, चुनाव हारे और ईवीएम में गड़बड़ी का बहाना मार दिए। अरे दम है तो ईसीआई के ऑफिस जाओ और ईवीएम को हैक करके दिखा दो। ये हम नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था। एक बार फिर से मई 2017 में ईसीआई ने देश के 7 नेशनल और 49 रीजनल पार्टियों को चैलेंज दिया था कि हमारे ऑफिस आओ और ईवीएम को हैक करके दिखा दो। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा मजाक पता है क्या हुआ? ये जो पार्टियां ईवीएम हैक होने का रोना लगा रही थी, उसमें से एक भी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस नहीं गई। भाई, जिन पार्टियों को इतना करोड़ों का चंदा मिलता है, जिनके नेता फॉर्च्यूनर से नीचे वाली कोई गाड़ी में घूमते नहीं दिखते हैं, वो क्या एक ऐसा हैकर ढूंढ के नहीं ला पाए जो ईवीएम को हैक कर दे? मैं नहीं मानता। लेकिन खैर, इनकी छोड़ो। अब चलिए असली में समझते हैं कि क्या वाकई में ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं। पहली बात तो यह कि ईवीएम किसी भी तरीके के वाईफाई, इंटरनेट, ब्लूटूथ या किसी भी तरीके की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट नहीं हो सकती। यानी इससे कोई भी डिवाइस खुद को जोड़ के हैक नहीं कर सकता है। अब सवाल यह है कि अगर भाजपा को ईवीएम को हैक करना हो तो वोटिंग के पहले और बाद में भी तो हैक कर सकता है ना? है ना? तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। वोटिंग से पहले और बाद में इसको हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है। भयंकर पुलिस बल की तैनाती और निगरानी रहती है। वोटिंग से पहले यह मशीन चुनाव में खड़े हो रहे प्रत्याशियों और उनकी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने चालू की जाती है। डेमो वोट डलवा कर चेक करवाते हैं और जब सारी पार्टी संतुष्ट हो उसके बाद ही वोटिंग शुरू होती है। वोट डालने के बाद शाम को कई लोगों की मौजूदगी में एक बार फिर से मतदान अधिकारी इस मशीन को सीलबंद करता है। हर ईवीएम मशीन को एक खास कागज से सील किया जाता है। ये कागज भी करेंसी नोट की तरह ही खास तौर पर बने होते हैं।
करेंसी नोट की ही तरह हर कागज के ऊपर एक खास नंबर होता है। कागजों से सील करने के बाद हर मशीन के परिणाम वाले हिस्से में स्थित छेद को धागे की मदद से बंद किया जाता है और उसके बाद उसे कागज और गर्म लाख से एक खास पीतल की सील लगाकर बंद कर दिया जाता है। एक बार ईवीएम की मशीन में सील लग गई तो इसको किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की सुरक्षा के स्टाइल से ही सुरक्षा दी जाती है और स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाता है। अब अगर किसी इंसान को ईवीएम को हैक करना हो तो इसके लिए ईवीएम मशीन का उसके पास फिजिकली होना जरूरी हो जाता है। अब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि एक ईवीएम मशीन में मैक्सिमम कितने वोट्स कास्ट किए जा सकते हैं और वो वोट मैनिपुलेशन के आंकड़ों के लिहाज से काफी कम है। चलो इसको एक सिंपल मैथ से समझते हैं। छत्तीसगढ़ जो कि एक कंपैरेटिवली छोटा राज्य है, यहाँ की पॉपुलेशन जनसंख्या काफी कम है। यहाँ पर हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए। अब इन विधानसभा चुनावों में कुल 24,109 मतदान केंद्र थे। हर मतदान केंद्र से अगर मैं एक ईवीएम मशीन भी गिन लूं तो 24,109 का आंकड़ा सामने आता है। अब अगर कोई पार्टी या नेता यह कह रहा होता है कि उसके विपक्षी दल यानी इस केस में भाजपा ने ईवीएम हैक किया है या ईवीएम को मैनिपुलेट किया है, तो वो असल में यह कह रहा होता है कि भाजपा ने 24,000 से ज्यादा ईवीएम को पहले स्ट्रांग रूम से निकाला, उसमें उंगली की, फिर चुपके से उसको वही खास सील लगाकर वापस बिना किसी की नजर में आए स्ट्रांग रूम में ले जाकर रख दिया। और वो भी तब जब हजारों सिक्योरिटी गार्ड और कांग्रेस के ही कार्यकर्ता बाहर खाट लगाकर सो रहे थे। वाह मोदी जी, वाह वाह। अब आखिरी सवाल, अगर ईवीएम इतनी सेफ है तो दुनिया के बाकी देश ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? वो बैलेट पेपर से वोटिंग क्यों कराते हैं? तो दुनिया में ज्यादातर देशों की जो आबादी है वो भारत के एक राज्य से भी अक्सर कम निकलती है। उनके लिए बैलेट पेपर से वोटिंग कराना या उन वोटों को गिनना या फिर उनके पूरे लॉजिस्टिक्स का इंतजाम करना ये उतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना भारत के लिए होता है। बैलेट पेपर वोटिंग में पेपर के जरिए वोट डाले जाते हैं। इसमें जो शख्स वोट दे रहा है यानी जो वोटर है वो एक पेपर में ये लिख देता है कि भाई मैं इस पार्टी को वोट देता हूं, या उस पे हस्ताक्षर कर देता है या अंगूठा लगा देता है। बाद में वो पेपर बैलेट बॉक्स में डाल दिए जाते हैं। लेकिन ये बहुत अनसेफ है और इसके जरिए वोटिंग कराना उतना ही डिफिकल्ट। आपने ये वीडियोस तो देखे ही होंगे जब पूरा का पूरा बक्सा लेकर लोग भाग जाते थे या उसमें आग लगा देते थे। और ऐसा नहीं है कि दुनिया के बाकी देश ईवीएम का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। भारत ने नेपाल, भूटान, नामीबिया, फिजी और केनिया जैसे देशों को ईवीएम मशीन का निर्यात किया है। नामीबिया द्वारा 2014 में हुए राष्ट्रपति चुनावों के लिए भारत में निर्मित 1700 कंट्रोल यूनिट और 3500 ईवीएम यानी बैलेट पेपर को एक्सपोर्ट किया गया था। इसके अलावा कई ऐसे एशियाई देश और अफ्रीकी देश हैं जो भारत की बनी ईवीएम मशीनों को खरीदते हैं, उसके जरिए वोटिंग कराते हैं या खरीदने में रुचि रखते हैं। ईवीएम हल्की होती है, इसे लाना ले जाना आसान होता है, इसके जरिए एक से ज्यादा बार कोई भी वोटर वोट नहीं डाल सकता। इसमें चोरी डकैती वगैरह की जो गुंजाइश है वो कम हो जाती है क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा एडवांस और तगड़ी होती है। और सबसे जरूरी पॉइंट, कोई माई का लाल आज तक ईवीएम को हैक नहीं कर पाया है। अब इससे ज्यादा क्वालिटीज भले ईवीएम से बेहतर कौन ऑफर कर सकता है, आप ही बताइए। अब सवाल यह है कि क्या इतनी सी बात विपक्षी पार्टियों और उनके इतने पढ़े लिखे नेताओं को समझ में नहीं आती? तो भाई चुनाव हारने के बाद कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही। ईवीएम एक नो लॉस बहाना है और परमानेंट बहाना है, यानी जब चुनाव हारे तो ईवीएम हैक की गई है। और जिन लोगों को पहले से पता होता है कि वो आने वाले चुनाव भी हार ही जाएंगे, वो पहले से ही चिल्लाने लग जाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो कुल मिलाकर ईवीएम को आज तक तो, अभी तक तो कोई भी हैक नहीं कर पाया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ईवीएम बिल्कुल ऐसी है कि इसको हैक ही नहीं किया जा सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। ईवीएम से जुड़ा अगर कोई और सवाल भी आपके भेजे में नाच रहा हो तो वो भी कमेंट में जरूर रख दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि इसमें हमने बहुत रिसर्च की है और हर वो जानकारी जो ईवीएम से जुड़ी है और आपको जानना जरूरी है, वो सारी जानकारी एक ही वीडियो में लेकर आने की कोशिश की है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आप तक हम लगातार लेकर आते रहें। बहुत बहुत नमस्कार।